Assalamu alaikum dear students. I welcome back you all. Hope you are fit and fine. Today we are going to discuss the chapter When People Rebel. It is the chapter taken from the history of 8th standard. Let's discuss the chapter When People Rebel 1857 and after. तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इस चैप्टर को जिसका नाम था रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 में एक ऐसा रिवोल्ट आया नॉर्थ इंडिया में जिसने आलमोस्ट ब्रिटिश रूल को स्वाइप किया आलमोस्ट फॉर 2 इयर्स। 2 साल तक लगा ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया और इस बीच में ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा है। तो कैसे ये रिवोल्ट आया, किन लोगों ने किया, इसके क्या काजेज़ थे, इसका क्या इम्पैक्ट रहा, कौन से सेंटर्स थे जहाँ पे ये रिवोल्ट आया और इसके अलावा कौन कौन से लीडर्स थे जिसने इसमें पार्टिसिपेशन की, जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन की तो वो लीडर्स कौन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। रिवोल्ट हम नॉर्मली बोलते हैं जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर किसी हायर अथॉरिटी या किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाते हैं और कभी कभार ये आवाज़ वायलेंट हो जाती है। वायलेंट मतलब जिसमें लोग मरते हैं या जिसमें लोग मारते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिवोल्ट। तो ऐसा ही एक रिवोल्ट आया हिंदुस्तान में 1857 में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करते थे। तो देखते हैं कैसे ये रिवोल्ट आया, कहाँ से स्टार्ट हो गया, कहाँ पे इसका एंड हुआ। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमें ये जानना है कि रिवोल्ट के काजेज़ क्या थे, आखिर ये रिवोल्ट आया क्यों। तो आपको याद होगा जो ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ बंगाल से 1757 में जब पहली बैटल हो गई, बैटल ऑफ प्लासी विद द नवाब साहब बंगाल, नवाब सिराजुद्दीन दौला, उसको डिफीट किया गया और बाद में फाइनली वहाँ से ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया और एक्सपेंड होते होते दिल्ली तक पहुँच गया। तो 1757 से लेकर 1857 तक लगभग 100 साल का पीरियड है। इस 100 सालों में करीबन करीबन पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला गया और इस बीच में बहुत सारी स्टेट्स, बहुत सारी किंगडम्स, बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने अपनी एम्पायर्स, अपनी किंगडम्स को खो बैठे ब्रिटिश रूल की वजह से। तो जैसा हमें पता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी 1757 से लेकर 1857 तक वो रूल कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ वो हम बाद में देखेंगे। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, स्टार्ट किया ट्रेड से, बाद में आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन हो गया इस रूल का। तो इस 100 साल के पीरियड में बहुत सारी ऐसी चेंज आई जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग लगभग खिलाफ हो गए, पूरी तरह से खिलाफ हो गए ब्रिटिशर्स के। तो देखेंगे कैसे। There are so many causes which were responsible for this revolt of 1857। तो बहुत से ऐसे काजेज़ थे जो रेस्पॉन्सिबल थे इस रिवोल्ट के लिए। काज नंबर 1 या हम कहेंगे पहला काज, दैट वाज पॉलिटिकल काज। तो पॉलिटिकल काज क्या था? तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी कहा कि बैटल ऑफ प्लासी, द फर्स्ट बैटल विच वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल, इट वाज द फर्स्ट बैटल विच लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस बैटल के बाद बहुत सारे नवाब्स, बहुत सारे रूलर्स हिंदुस्तान की, जिनको वन बाय वन डिफीट किया गया और उनकी स्टेट्स, उनकी किंगडम्स को छीना गया। तो ऐसे भी कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट किया और फिर उनके साथ ट्रीटी साइन की गई और ट्रीटीज़ के अंडर उनके कोर्ट में रेजिडेंट्स को रखा गया। रेजिडेंट यानी जो कंपनी का ऑफिसर हुआ करता था वो किंग के पास बैठता था और उसको डे टू डे अफेयर्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरह से उसको कंट्रोल करता था। तो इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिंदुस्तान पे ब्रिटिशर्स का रूल बढ़ता गया। तो जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे हिंदुस्तान के रूलर्स अपना पावर, अपनी ज़मीन, अपने एस्टेट्स, अपनी किंगडम्स, अपना सब कुछ खो बैठे। तो ये इसके अलावा हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स ने अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले मुग़ल सिस्टम चलता था जिसमें एट द टॉप हमेशा किंग होता था। किंग के बाद जो होते थे वो मनसबदार्स होते थे, मनसबदार्स के जागीरदार्स होते थे या और कुछ होते थे। तो जो हिंदुस्तान के रूलर्स थे उनको अलाउ किया जाता था कि वो अपनी टेरिटरी में रूल कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीमेसी उनको माननी होगी मुग़ल्स की। तो ऐसा ट्रेंड चलता रहा कुछ देर तक, लेकिन बाद में चेंज हुआ।
तो ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के थ्रू यूनाइट करने की कोशिश की। वो हम देखेंगे कैसे। जैसे ही ब्रिटिश रूल स्टार्ट किया गया बंगाल से और फैलता गया, वैसे ही पूरी ब्रिटिश एम्पायर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, या हम कहेंगे इसके 3 टुकड़े बनाए गए। जैसे आज हम एक कंट्री को डिवाइड करते हैं स्टेट्स में, उस टाइम पे प्रोविंसेस में किया जाता था। तो ब्रिटिश एम्पायर को 3 प्रोविंसेस, या हम कहेंगे तीन प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया गया। तो एक प्रेसिडेंसी थी बंगाल, दूसरी थी बॉम्बे और तीसरी थी मद्रास। यानी 3 पार्ट्स थे ब्रिटिश एम्पायर के हिंदुस्तान में जो उनकी एम्पायर थी। तो हर एक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था, और वो सारे यानी 3 गवर्नर्स सब ऑर्डिनेट थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही वाज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जैसे कि पहले पहले किंग होता था और वो हिंदुस्तानी होता था। अब चूंकि गवर्नर जनरल हेड रह गया ब्रिटिश एम्पायर का हिंदुस्तान में, तो वो फॉरेनर है। अब वो कितना लोगों के बारे में सोचेगा, कितना डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, वो क्यों सोचेगा, वो तो खुद भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कुछ अच्छा करेगा। तो डिवाइड करने के बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रखा गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लगाए गए। एक था एक क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा था जिसको हम कहते हैं सिविल कोर्ट। तो वहाँ पे लोगों को पैसा देना पड़ता था अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई केस होता था। तो जहाँ भी ब्रिटिशर्स ने रूल एस्टैब्लिश किया, वहाँ पे उनका एक ही मकसद था, किसी तरह से हिंदुस्तान के जो रिसोर्सेज है, इकॉनमी है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि एक इंडियन रूलर्स का पावर चला गया, उनकी स्टेट छीनी गई, सारा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला गया। दूसरा, हिंदुस्तान को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूनाइट करने की कोशिश की। तो जो कभी बंगाल बिहार हुआ करता था, जो कभी महाराष्ट्र या मैसूर होता था, अब वो ब्रिटिश एम्पायर में एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गए। ये था एक। दूसरा काज था इकोनॉमिक काज। तो शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स या ऐसा कोई पर्सन रहा होगा जिसने ब्रिटिश रूल की वजह से प्रॉब्लम्स फेस ना की हो। तो जैसा हम पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बंगाल से रूल स्टार्ट हुआ। बंगाल चूँकि उस टाइम पे ज़्यादातर एग्रीकल्चरल स्टेट था, वहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता था और ट्रेड भी किसी हद तक होता था, लेकिन ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते थे। तो ओवेसली पहला जो कंसंट्रेशन ब्रिटिशर्स का रहा वो थी लैंड। यानी लैंड से जो कुछ भी निकलता था वो ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करना चाहा। ख़ास तौर पे जो लैंड टैक्स था वो बढ़ाया गया। तो ब्रिटिशर्स ने मुग़ल कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो किया। कैसे? मुग़ल समझते थे जो लैंड होती है एम्पायर में, जितनी भी लैंड होती है, चाहे वो कल्टिवेबल हो या नॉन कल्टिवेबल हो, बैरन हो या फॉरेस्ट एरिया हो, ग्रेजिंग लैंड हो, कुछ हो, वो सारी की सारी किंग की है। किंग जिसे चाहे मर्जी से दे सकता है, किसी से भी छीन सकता है। तो यही कंसेप्ट कुछ देर तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉलो किया। वो समझते थे कि हमने डिफीट किया मुगल्स को, मुग़ल स्टेट्स को, तो हम यहाँ के मालिक है, इस ज़मीन के मालिक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्स लगाया कल्टिवेटर्स पे, ज़मींदार्स पे, या जो भी थे यहाँ पे कल्टिवेट करते थे उन पे। तो देखते हैं कैसे। आपको याद होगा जो प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा ज़मींदारी सेटलमेंट, जिसमें ज़मींदार्स को मालिक बनाया गया ज़मीन का, और तब तक मालिक रहे जब तक कि वो पीरियडिकली, या हम कहेंगे डेली, रेगुलरली वो रेंट पे नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो जब कोई ज़मींदार फेल होता था रेंट पे करने में किसी वजह से, जैसे फ्लड आ गया, ड्रॉट्स आ गई, फैमिन आ गया, फसल ख़राब हुई, वो नहीं पे कर पाए, उनकी ज़मीन छीनी जाती थी। सिमिलरली दूसरा सिस्टम जिसको हम रियोटवेरी सेटलमेंट कहते हैं, उसमें कल्टीवेटर को मालिक बनाया गया ज़मीन का, ये सोच करके और ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। लेकिन कल्टीवेटर्स पे इतना रेंट हाई किया गया, इतना टैक्स ज़्यादा बढ़ाया गया कि वो पे नहीं कर पाया, उसकी ज़मीन छिन गई। बाद में देखा गया कि विलेज हेडमैन को हेड ये बना दिया जाए मालिक ज़मीन का, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, उसको एजेंट बनाया जाए, तो वो कलेक्ट करेगा लोगों से, उसका काम है, उसको कमीशन देंगे। लेकिन वो भी फेल हो गई, वहाँ से भी उनको नुकसान हुआ।
तो इस तरह से जो भी सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, चाहे वो ऑक्शन सिस्टम था, ज़मींदारी या परमानेंट सेटलमेंट था, रियोटवारी सेटलमेंट था, महलवारी सेटलमेंट था, हर तरीके से वो चाहते थे जो भी कल्टिवेटर है, जो भी ज़मीन से रिलेटेड पर्सन है, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करें। नतीजा क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने ज़मीनें ही छोड़ दी, बहुत सारे लोगों ने जो ज़मीन है उसको बेच दिया, बहुत सारे लोगों की ज़मीनें छिन गई, और जिनकी ज़मीनें छिन गई वो सबसे ज़्यादा थे लैंडलॉर्ड्स, जो मुग़ल टाइम्स से अपनी इस ज़मीन पे वो मालिकाना हुकूक रखते थे, मालिक बने बैठे थे, अब उनके हक छीने गए। तो ओबियसली दे वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल, दे वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश। तो यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम हमें यहाँ से समझ में आया एक चीज़। दूसरा, हिंदुस्तान में एंशियंट टाइम्स से जो लोग थे वो घरों में, कारखानों में काम करते थे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो प्रोड्यूस करते थे इन कारखानों में। फिर वही चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में बेची जाती थी और अच्छा खासा मार्केट था उनको यूरोप में। लेकिन जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ बनाई गई, तो हिंदुस्तान का जो मार्केट था वो लॉस हो गया। अब हिंदुस्तान सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल्स, और वहाँ से आ रहे थे मशीनों से बनी हुई चीज़ें। तो अब हिंदुस्तान खुद अपने आप पे एक मार्केट बन गया। तो उन लोगों का क्या हुआ जो ट्रेडिशनल सिस्टम से काम करते आए थे, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, तो ये इन लोगों का क्या हुआ? ओबियसली उनका बिजनेस, उनका धंधा बंद हो गया, तो वो लोग बन गए जॉबलेस या वीकेंड से अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ उनकी ज़िंदगी पे भी इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा और एक कैटेगरी थी जिनका लॉस हुआ, दीज वर ट्राइबल्स। ट्राइबल्स सदियों से फॉरेस्ट एरियाज़ में, रिवर वैलीज़ में, माउंटेन्स पे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, तो उनकी ज़िंदगी डिपेंड थी फॉरेस्ट्स पे। लेकिन ब्रिटिश रूल में 1860s के बाद, या हम कहेंगे 1840s, 1830s, 40s के बाद ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स को इविक्ट किया फॉरेस्ट एरिया से। तो अब वो अपनी मर्ज़ी से फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हैं, ना वहाँ से फूड कलेक्ट कर सकते हैं, ना वुड कलेक्ट कर सकते हैं, ना टिम्बर, ना गम कर सकते हैं, ना वो मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट कर सकते हैं, ना अपनी जानवर को ग्रेजिंग के लिए जा सकते हैं। यानी हर कोई हक जो ट्राइबल्स को था इन फॉरेस्ट पे छीना गया। तो वो भी डिससेटिस्फाई थे, तो उनके लिए भी ब्रिटिशर्स दुश्मन बन गए। नेक्स्ट कैटेगरी जिन्होंने फेस किया, दीज वेर इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो कल्टिवेटर्स। तो इंडिगो जो कि एक प्लांट है जिसमें से ब्लू कलर का एक पिगमेंट निकलता है, वो यूज़ किया जाता है कलर के लिए। तो जब तक सिंथेटिक डाई इंट्रोड्यूस नहीं हुई यूरोप में, तब तक यही इंडिगो प्रोड्यूस किया जाता था और इसी से कलर निकाला जाता था डाई के लिए या किसी चीज़ को कलर करने के लिए। तो जब तक भी इस इंडिगो की डिमांड थी इंटरनेशनल मार्केट में, तो इंडिगो प्लांटर्स को कहा जाता था आप प्रोड्यूस कीजिए। कभी कभार ज़बरदस्ती इनको कहा जाता था आप प्रोड्यूस कीजिए। तो वो बेचारे क्या करते थे, कभी लोन्स लेते थे, कभी कर्जा लेते थे किसी से, तो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो प्रोड्यूस करें। इंडिगो प्रोड्यूस करने के बाद वो इसको मार्केट में बेचेंगे, 4 पैसे आएंगे, लोन भी चुकेगा और घर का खर्चा भी चलेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि इनके इस इंडिगो सिस्टम में उनका खाना पीना ही ख़त्म हो गया। मतलब मान लीजिए किसी के पास 1 कनाल ज़मीन है, उसको कहा जाता है इसके 3 हिस्से करो, 2 हिस्सों पे आप कल्टीवेट करो कम से कम इंडिगो, और 1 हिस्से पे आप खाने पीने की चीज़ें यानी फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन्स का डिक्लाइन होने लगा, मार्केट में उनका प्राइस अप होने लगा, ये लोग ख़रीद नहीं पा रहे थे, तो यहाँ से इनको भी प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, प्लांटेशन हम बोलते हैं उस एरिया को, उस ज़मीन को जहाँ पे एक तरह का क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिगो, ओपीएम, रबर, टी, कॉफ़ी, शुगर, जहाँ पे भी ये प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्लांटेशंस। तो इन प्लांटेशन में बहुत गरीब लोग काम करते थे, ख़ास तौर पे कल्टीवेटर्स काम कर रहे थे, मजदूरी करते थे वहाँ पे। उनको घर जाने की इजाज़त नहीं थी। अब कोई जाता तो उसको या तो सज़ा दी जाती थी या फिर उस पर फ़ाइन लगाया जाता था, कभी उसको कोर्ट में घसीटा जाता था। तो इस तरह से इनको प्रॉब्लम्स होती थी। दूसरा, उन्हें काम ज़्यादा लिया जाता था और जो मज़दूरी थी वो बहुत कम दी जाती थी। तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट था जो लगभग मज़दूर से लेकर मालिक तक सब ने देखा, चाहे वो कल्टीवेटर्स थे, ट्राइबल्स थे, ज़मींदार्स थे, लैंडलॉर्ड्स जिनको हम कहते हैं वो थे, या फिर इंडिगो प्लांटर्स थे, इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, या आर्टिजन्स थे, उन सब ने फेस किया।
जैसे ही ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ हिंदुस्तान में, जैसे ही ब्रिटिश रूल चलता रहा। तीसरा काज हम बोलते हैं सोशल काज। सोशल काज का क्या मतलब है? देखिए, ब्रिटिशर्स ने पहले से ही हिंदुस्तान के सोशल मैटर्स में टांग अड़ानी शुरू की। मतलब यहाँ कास्ट सिस्टम था तो ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ करने लगे और एक कैटेगरीज अलग अलग कर दी। ब्राह्मण्स को अलग किया, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज। ये सेंसस रिपोर्ट्स के थ्रू लोगों को पता चला कौन शूद्रा है, कौन वैश्या, कौन ये। तो ये एक चीज़ था। दूसरा, सती सिस्टम। सती यानी जब हिंदू मैथोलॉजी में ये टर्म यूज़ की जाती है, जब कोई हिंदू वीमेन का हस्बैंड मर जाता तो वो ज़िंदा अपने आप को उसके साथ जला देती थी। तो कभी ये फोर्सिबल था, कभी ये खुद ही वो इसमें ऐसा काम करती थी। मतलब कभी इस औरत को शादी के बाद मजबूर किया जाता था ऐसा करने के लिए, तो कभी वो खुद ही अपने आप को मार देती। तो ये हिंदुस्तान का सिस्टम था, हिंदुस्तान का कस्टम था, हिंदुस्तान के ट्रेडिशंस थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1830s, 1840s या 50s में लॉज पास किए और इस तरह से जो सती सिस्टम थी उस पर बैन लगा दिया। अब कोई सती नहीं हो सकती है। तो हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि ब्रिटिशर्स हमारे मज़हब के मामले में आ रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, इनका पता नहीं क्या वो चाहते हैं। ऐसे ही विडोज़ को मैरिज का कोई, मतलब हिंदुस्तान में विडो अगर हो जाती, किसी का हस्बैंड मर जाता था, तो मान लीजिए उसने सुसाइड नहीं किया, उसने सती सिस्टम नहीं, वो सती सिस्टम में पार्टिसिपेशन नहीं की, या फिर वो सती नहीं हुई, तो उसको अलाउ नहीं था कि वो मैरिज करती। सारी ज़िंदगी उसको एक ही कपड़ा पहनना था, एक ही कलर का कपड़ा पहनना था, कभी जूते नहीं पहनने थे, एक टाइम का खाना खाना था, लोगों से सेपरेट रहना था, ज़्यादातर टाइम जिसको हम पूजा पाठ कहते हैं उसमें करना था। तो ब्रिटिशर्स ने इस सिस्टम को भी डिसकंटिन्यू करने की कोशिश की और इस तरह से 1856 में एक लॉ पास हुआ जिसका नाम पड़ गया विडो मैरिज एक्ट। अब कोई भी बेवा, या जिसको आप कहते हैं विडो, वो शादी कर सकती थी। तो ये भी हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि ये इंटरफेरेंस है, क्यों हमारे मजहबी मामलों में दखल दे रहे हैं। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज, तो गुप्ताज के टाइम से, यानी एंशियंट टाइम्स से चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी। चाइल्ड मैरिज मतलब होता है 13-14 ईयर्स की लड़की की शादी होती थी, दैट वाज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज। तो इस पे भी बैन लगाई ब्रिटिशर्स ने। ये भी उन्हें, हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि ये इंटरफेरेंस है। इसके अलावा जो इंटरफेरेंस था वो मज़हब के मामले में था, यानी क्रिश्चियन मिशनरीज, मिशनरी बोलते हैं उस पर्सन को जो मज़हब फैलाने के लिए या किसी मिशन के साथ आता है, किसी कंट्री में जाता है, एक मिशन दिया जाता है उसको। तो जब हम क्रिश्चियन मिशनरीज कहते हैं, इसका मतलब होता है वो लोग जिनको क्रिश्चियनिटी फैलाने का काम दिया गया था, ये मिशन था उनको क्रिश्चियनिटी फैलाने का। तो वो हिंदुस्तान में आए 1830s, 1813 के बाद हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा आए। उनको यहाँ ज़मीन मिल गई, उनको यहाँ चर्च बनाने के लिए लैंड्स मिली, उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। तो वो क्या करने लगे, मस्जिद, मंदिर, मार्केट, घर, गुरुद्वारा, जहाँ कहीं भी जगह मिलती वो वहाँ बैठ गए। और जो भी आता जाता था उसको वो क्रिश्चियनिटी ऑफ़र करते थे कि आप क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कीजिए। तो ऐसा करके लोगों को लगा कि हमारा मज़हब ख़तरे में है, हमसे हमें ज़बरदस्ती किया जाता है कि आप मज़हब चेंज कीजिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, ये भी एक इंटरफेरेंस था रिलीजन के मामले में। तो और भी कुछ छोटी बड़ी चीज़ें थी जो ब्रिटिशर्स ने, जिसमें ब्रिटिशर्स ने इंटरवेन किया या जिसमें ब्रिटिशर्स ने इंटरफेरेंस की। तो ये इसने एक आग सी पैदा की हिंदुस्तान के लोगों में, और ये आग अब रास्ता ढूंढ रही थी बगावत का। तो वो बगावत देखते हैं कैसे आई। नाउ लेट अस टर्न द इमीडिएट काज। इमीडिएट काज मतलब होता है जिसकी वजह से इमीडिएटली ये बगावत हुई। तो वो था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल्स। तो देखते हैं क्या था। जब हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स ने रूल स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले जो बंदूक यूज़ किए, गन, वो थे मस्केट्स। मस्केट्स यानी जो शिकारी अक्सर यूज़ करते हैं बंदूक, तो पहले वही यूज़ किए जाते थे। उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, वो स्लो था थोड़ा सा। लेकिन 1856 में एक नई राइफ़ल सोल्जर्स को दी गई। ज़रा पहले हम समझ लें कि सोल्जर्स थे कौन। जब हिंदुस्तान पे ब्रिटिशर्स ने रूल करना शुरू किया
तो इन्होंने बहुत सारे हिंदुस्तानियों को आर्मी में रिक्रूट किया। बहुत सारे हिंदुस्तानी लोगों को आर्मी में रिक्रूट किया, पहले बंगाल से, फिर अवध से, फिर बाकी स्टेट से इन्होंने अवध की ये आर्मी को रिक्रूट किया। हम ये भी कह सकते हैं कि करीबन करीबन 70% जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आर्मी थी, वो 70% उसमें हिंदुस्तानी सोल्जर्स थे। तो जब हिंदुस्तानी सोल्जर यूरोपियन अफसर के ऑफिसर के कमांड में हो, उसको हम बोलते हैं सेपॉय। सेपॉय पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है सिपाही। तो जो ये सिपाहीज थे, इंडियन सोल्जर्स थे, इनको एक नई बंदूक दी गई, एनफील्ड राइफल 1856 में। कहा जाता है कि इस राइफल को चलाने से पहले इसमें जो कैट्रिज होती है, यानी जो कारतूस होता है, वो पहले मुंह से काटना पड़ता था, और जो हिस्सा इसको मुंह से काटना पड़ता था उस पर फैट लगा होता था। तो फैट कहा जाता है ये दो जानवरों का होता था, या तो काऊ का या फिर पिग का। यानी अगर हिंदू इस काऊ के फैट को मुंह से लगाते हैं तो वो समझते हैं ये हमारे मज़हब की हम कहेंगे बेइज्जती कर रहे हैं, ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। तो अगर मुसलमान इस कैटरेज को मुंह से लगाता है तो पिग का गोश्त या पिग की कोई भी चीज़ उन पे हराम है। तो ना तो मुसलमान सोल्जर ना ही हिंदू सोल्जर इस कैटरेज को यूज़ करने के लिए तैयार थे। तो उन्हें लगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स है, वो जानबूझ कर ये कर रहे हैं ताकि जो हमारा मज़हब है वो ख़त्म हो जाए और हम क्रिश्चियन बन जाए। तो ये इसके अलावा और भी था कुछ। कंपनी की जो आर्मी थी उनके साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, खासतौर पे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ। इंडियन सोल्जर को जब रिक्रूट किया जाता था तो उसको कभी प्रमोट नहीं किया जाता था, ना ही उसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो जब वो रिक्रूट होता था तब भी वो यूरोपियन ऑफिसर के अंडर होता था, जब वो रिटायर होता था तब भी वो यूरोपियन ऑफिसर के अंडर होता था, यानी वो कभी ऑफिसर नहीं बनता था। ये थी एक डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा, जो इनको खाने के लिए रोटी दी जाती थी उसके लिए जो आटा यूज़ किया जाता था, कहा जाता है उसमें पीसी हुई हड्डियाँ होती थी, या तो काऊ की या फिर पिग की या किसी और जानवर की। इसके अलावा 1856 में या 1850s में एक लॉ पास किया गया जिसमें कहा गया जो हिंदुस्तान के सोल्जर्स है वो न सिर्फ हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट में आएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेल्प करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लड़ेंगे, बल्कि जिस कंट्री में भी हम उनको ले जाएंगे लड़ने के लिए उन्हें लड़ना होगा। तो जो हिंदूज़ थे, ख़ासतौर पे जो ब्राह्मण्स थे, जो ब्राह्मण कास्ट के लोग थे, वो ये मानते थे कि हमें समंदर से पार नहीं जाना चाहिए। समंदर के पार एक ग्रास होती है जिसको मुंज ग्रास कहते हैं। तो ये समझते थे जहाँ जहाँ वो ग्रास उगती है वहाँ वहाँ पे हमारा मज़हब हमसे दूर जाता है। यानी हम जब भी उस ज़मीन पे जाएंगे तो जो हमारा मज़हब है वो हमारे साथ ही वो उसके साथ ही ख़त्म होगा, फिर हम अपने मज़हब में वापस नहीं आ सकते। इसलिए जो ये सोल्जर्स थे इस कास्ट के, ब्राह्मण कास्ट के या क्षत्रिय कास्ट के, वो जाने के लिए तैयार नहीं थे किसी और ज़मीन पे लड़ने के लिए। वो चाहते थे कि हम हिंदुस्तान में ही लड़े, ठीक है, लेकिन बाहर किसी मुल्क में नहीं जाएंगे। तो उनको ज़बरदस्ती कहा गया अब जो भी रिक्रूटमेंट होगी उनको डेफिनेटली जाना होगा, और जो जाने के लिए तैयार नहीं है उनको डिसमिस किया जाएगा या फिर उनको टर्मिनेट किया जाएगा, यहाँ तक कि उनको पनिशमेंट दी जाएगी। यानी आर्मी को मजबूर किया गया, आप दूसरी कंट्रीज़ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लड़ने के लिए जाइए, जहाँ पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार होगा वहाँ पे आपको पार्टिसिपेशन करनी होगी। तो यहाँ सेपॉइज़ या जिनको आप सिपाही कहते हैं उनकी प्रॉब्लम भी क्लियर नज़र आ रही है। तो जब 1856 में ये एनफील्ड राइफ़ल इंट्रोड्यूस की गई जिसकी कैट्रिजेस में काऊ या पिग का जो फैट है यूज़ किया जाता था, तो ये एक इमीडिएट काज बन गया। और नतीजा क्या हुआ, सबसे पहले ये आर्मी सोल्जर्स बाहर आ गए, और बाहर आते ही उन्होंने अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को डिसोबे करना शुरू किया। डिसोबे मतलब जो भी उनको कहा जाता था, जो भी ऑर्डर्स पास किए जाते थे सुपीरियर ऑफिसर्स, उन्होंने मानने से टोटली इनकार किया, और इसी को हम बोलते हैं म्यूटिनी। तो म्यूटिनी का मतलब ये होता है जब एक
इंडियन सोल्जर या बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स अपने यूरोपियन ऑफिसर की बात नहीं मानते हैं या फिर अपने सुपीरियर की बात नहीं मानते हैं, उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यूटिनी। तो ये म्यूटिनी, जिसको बाद में रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा गया या फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया, ये स्टार्ट किया आर्मी ने। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने सबसे पहले मानने से इनकार किया कि हम एनफील्ड राइफल यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, हम किसी भी दूसरी कंट्री में लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। तीसरा, हम ये आटा जो यूज़ किया जाता है रोटी के लिए, हम वो रोटी नहीं खाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया जिसको हम कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पॉलिटिकल काजेज़ देखे, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे नवाब्स, रूलर्स या जो भी रूलिंग डायनास्टीज़ थी उनका पावर कैसे छीना गया। जैसे शुरुआत हो गई बंगाल से, पहुँचते पहुँचते फिर अवध, पंजाब, मैसूर या इसके अलावा और भी जैसे सिंध था या ट्रावानाकोर थे, ये सारे स्टेट्स का पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया और हिंदुस्तान के जो रूलर्स थे उनका ये रूल कैसे ख़त्म हो गया। तो दूसरा हमने देखा इकोनॉमिक काज, जिसमें हमने देखा किस तरह से ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए। लेबरर्स पे भी टैक्स था, पीजेंट्स पे भी टैक्स था, लैंडलॉर्ड्स पे टैक्स, आर्टिजन्स पे टैक्स, हर एक चीज़ पे टैक्स। और इतना टैक्स कि अब ये लोग टैक्स ही नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ज़िंदगी कैसे गुजारते। फिर हमने देखा कि सोशल काजेज़ में किस तरह से इंटरफेयर करने लगे हिंदुस्तान की सोशल और रिलीजियस मैटर्स में, और आहिस्ता आहिस्ता चाहते थे ये कि ये क्रिश्चियंस बन जाए, ताकि फिर जो हम इनको कहेंगे वही करेंगे, ये हमारे हिसाब से चलेंगे। फिर हमने देखा इमीडिएट काज में हमने देखा कि किस तरह से न्यू एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें फ़ैट यूज़ किया जाता था काऊ और पिग का, जो कि हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स थे उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, वो नहीं चाहते थे इसको यूज़ करना। तो किस तरह से उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया। तो डियर स्टूडेंट, 1757 से लेकर 1857 तक यानी 100 साल के पीरियड में जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ये कंपनी के थ्रू कर रहे थे, इसलिए हम इसको कंपनी रूल बोलते हैं। तो कंपनी रूल में हमने देखा कि बहुत सारे नवाब्स जिनका पावर चला गया, तो इसके अलावा कुछ रूलर्स के यहाँ रेजिडेंट्स को बिठाया गया, यानी ऑफिशल्स ऑफ द कंपनी, जो उनको डे टू डे अफेयर्स में, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करते थे, और इस तरह से उनका पावर और ज़्यादा कम किया जाता था। तो जो इंडियन रूलर्स रहे थे वो सिर्फ नाम के रहे थे, इसलिए उनको नाम भी दिया गया था प्रिंसेस। तो अब वो उतने पावरफुल रूलर नहीं थे जितने कि ब्रिटिश रूल से पहले। तो इस रूल में किंग्स, क्वीन्स, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स एज वेल एज आर्टिजन्स, दे वर अफेक्टेड। तो नवाब्स लूज़ देयर पावर। जैसा मैंने नवाब्स के बारे में पहले ही बोला कि उनका पावर छीना गया थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज़। जैसे आपको याद होगा, एक पॉलिसी थी जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी अलाइंस, दूसरी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डायरेक्ट कॉन्केस्टस, पैरामाउंसेस। ये डिफरेंट पॉलिसीज़ यूज़ की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ताकि वो हिंदुस्तान में अपनी ब्रिटिश एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ाए। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कहूँगा रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी की जो रानी थी उस टाइम पे, रिवोल्ट के टाइम पे, उसका नाम था लक्ष्मीबाई, और उसको रानी झांसी की रानी भी कहते हैं। तो वो चाहती थी कि उसका जो एडॉप्टेड सन है उसको किंग बनाया जाए, या फिर जो भी उसके फादर का था वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया। इस कानून के मुताबिक जिस किसी किंग का बेटा मर गया, जिस किसी किंग का अगर कोई सन नहीं है या सक्सेसर नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी कंपनी में चली जाएगी। उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी अगर कोई किंग मरते वक्त, अगर किसी किंग का कोई सक्सेसर या कोई सन नहीं है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी स्टेट है, वो ब्रिटिश कंट्रोल में चला जाएगा। तो लक्ष्मीबाई का भी कोई बेटा नहीं था, उसने सन किया था एडॉप्ट, उसके बेटे हस्बैंड ने सन एक एडॉप्ट किया था, नाना साहेब। तो वो चाहती थी कि मेरे बाद, या जो उसका किंग था हस्बैंड,
उसके बाद उसके बेटे को उसकी प्रॉपर्टी मिल जाए, वो किंग बन जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ से इनकार किया। तो इसके बाद और भी एक बहुत सारे लोग थे जिनके साथ ऐसा ही हुआ, जिनकी प्रॉपर्टीज़ छीनी गई। तो लक्ष्मीबाई की यहाँ पे हमने सिर्फ एग्जांपल दी। उसका बेटा पेशवा बाजीराव सेकंड जो किंग बनना चाहता था अपने बाप के बाद, जब उसके फादर नाना साहब की डेथ हो गई, तो वो चाहता था कि मुझे सब कुछ पावर मिल जाए। तो कंपनी ने इनकार किया इस चीज़ से। इस तरह से उसका पावर लॉस हो गया। वो अपनी जो उसकी किंगडम थी वो उससे दूर हो गई। अवध, जिसको ओध भी कहते थे, तो अवध काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेट थी मुग़ल टाइम्स पे। तो यहाँ पे जो रूलर था जिसका नाम था वाजिद अली शाह, वो काफ़ी अच्छा समझा जाता था, जिससे प्रमोट किया आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर को। तो पोइट्री उसके टाइम पे काफ़ी डेवलप हो गई। तो कहा जाता है कि अवध पहले तो ब्रिटिश के इंडायरेक्ट कंट्रोल में थी, लेकिन ब्रिटिशर्स सेटिस्फाई नहीं थे। तो 1856 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़बरदस्ती अवध को अपने कंट्रोल में लिया, जबकि इनके साथ ट्रीटी साइन हुई थी। ये डिसाइड हुआ था कि अवध को ये कभी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेंगे। यहाँ पे जो नवाब वाजिद अली शाह या उसके सक्सेसर्स है वो कंटिन्यू रूल करेंगे। लेकिन 1856 में ये रूल ही बदल गया और उन्होंने अवध को ज़बरदस्ती अपने कंट्रोल में लिया। और लेने वाला था गवर्नर जनरल डल हाउजी, जिसने अपनी पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पूरा इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी आर्मी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1856 में, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, उस आर्मी में 70% इंडियन सोल्जर्स थे। तो इंडियन सोल्जर्स में सबसे ज़्यादा अवध से थे। तो ये अवध के ही सोल्जर्स थे जो सबसे ज़्यादा कंपनी के साथ रहे। और कंपनी की इतनी बड़ी एम्पायर को बढ़ाने में, इतनी बड़ी एम्पायर को एक्सटेंड करने में, इतनी बड़ी एम्पायर की फाउंडेशन रखने में अवध के सोल्जर्स ने सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले किया। लेकिन जब नवाब वाजिद अली शाह पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मिस गवर्नेंस कर रहा है, मिस एडमिनिस्ट्रेशन, लोग उसे सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए हमें डायरेक्टली इस पर कंट्रोल करना होगा, ये इल्ज़ाम लगाया गया। तो सारे जो नवाब्स थे, जो रूलर्स थे उस टाइम के, या जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो सोल्जर्स थे, सब के सब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पे इनको यकीन नहीं रहा। ख़ास तौर पे इनके सोल्जर्स, जो अवध से सोल्जर्स थे, उनको बिल्कुल ब्रिटिश गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं रहा। तो अब वो मौका ढूंढ रहे थे कि कभी मौका मिल जाए तो हम इसका बदला लेंगे, अपने बादशाह का बदला लेंगे। तो ये भी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला। इसके अलावा 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफ़र, यानी लास्ट मुग़ल किंग, यानी मुग़ल एम्पायर का लास्ट किंग जो बहादुर शाह जफ़र है, जब वो मर जाएगा तो उसके बाद कोई भी उसका बेटा, पोता या कोई भी रिलेटिव किंग नहीं बनेगा। यानी मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र के बाद ही ख़त्म होगी। उसके बाद यहाँ दिल्ली पे कोई रोल नहीं करेगा और इनको दिल्ली से निकाला जाएगा और किसी और जगह पे रखा जाएगा। तो ये बात भी लोगों को लोगों को बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि मुगल्स ने करीबन करीबन 2-250 साल तक रूल किया और हर एक के दिल में इनके लिए रिस्पेक्ट थी मुगल्स के लिए। हालांकि वो फॉरेनर्स थे, पहले बाद में सेटल हो गए हिंदुस्तान में, लेकिन मुग़ल रूल को अभी भी लोग रेस्पेक्ट करते थे। बल्कि मैं यही कहूँगा 1857 में जो फॉर फ्लंग एरियाज़ के लोग थे, यानी विलेजेस के, कंट्री साइड के या रूरल एरियाज़ के, उन्हें पता ही नहीं था कि कोई कंपनी रूल कर रही थी। उन्हें अभी भी पता था कि ना, हम पे तो मुगल ही रूल ही कर रहे हैं, वही मुगल रूलर है, कंपनी तो कुछ ऐसे ही है, ये कुछ काम कर रही है यहाँ पे। असल में उनको पता ही नहीं था कि कोई और रूल हम पे कर रहा है। वो अभी भी समझते थे कि मुगल्स ही हम पे रूल कर रहे हैं। तो जब उन्हें ये पता चला कि अब बहादुर शाह जफ़र के बाद कोई मुग़ल रूलर नहीं बनेगा, मुग़ल रूल ख़त्म हो जाएगा, तो ये इसने और ज़्यादा आग भड़का दी लोगों में। पीजेंट्स एंड द स्पॉयज़। तो ओबेसली जो सेपॉयज़, या मैंने सिपाही बोले, मैंने उनके बारे में पहले ही बोला, उनको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती थी।
ना उनकी प्रमोशन होती थी, उनको ज़बरदस्ती ले जाया जाता था दूसरी कंट्रीज़ में वॉर करने के लिए। इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें थी उनमें हड्डियाँ पीसी हुई होती थी, ये भी कहा जाता है। इसके अलावा वो हमेशा किसी सुपीरियर यूरोपियन ऑफिशियल के अंडर रहते थे, खुद कभी ऑफिसर्स नहीं बनते थे। तो ये प्रॉब्लम तो थी ही। दूसरा पीजेंट्स के बारे में हमने किया कि उनकी लैंड्स छीनी गई, रेंट बहुत ज़्यादा हाई लगाया गया, वो लोन्स के अंडर फंस गए, उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी, गिरवी रख दी, ज़मीनें बेच दी, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। कुछ लोगों ने तो हल भी बेच दिए, कुछ लोगों ने जो अपने जानवर है जो कल्टीवेशन के काम आते हैं जैसे बैल की जोड़ी होती है उन तक को भी बेच दिया। लेकिन फिर भी कंपनी की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाए। कंपनी का जो रेंट था, कंपनी का जो टैक्स था वो पे नहीं कर पाए और फाइनली they left their lands, they left their villages, they left their properties and began to migrate towards other places. तो सेपॉइज जो पिलर था ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का, दूसरी तरफ से पीजेंट्स जो बैकबोन थी इकोनॉमिकली, तो दोनों पे इम्पैक्ट पड़ गया कंपनी रूल की वजह से। अब ये क्या करेंगे तो वो भी देखेंगे हम। तो रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स मैंने पहले ही कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले से ही हिंदुस्तान के सोशल या रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू किया। तो क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आए जो ज़बरदस्ती चाहते थे हिंदुस्तान के लोग क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करें ताकि हम इजीली इनको कंट्रोल कर पाएंगे। फिर जो हम चाहें इनको बेचेंगे, फिर जो हम इनको कहेंगे वही करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को अब पूरी तरह से यकीन हुआ कि ये हमें यहाँ पे क्रिश्चियन बनाने आए हैं। अगर हम क्रिश्चियन बन गए तो हमारा जो रिलीजन है, हमारी जो सोशल कस्टम्स है, हमारी जो ट्रेडिशंस है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो 1850s तक लोगों को यकीन हो गया था कि कंपनी जिन को जो ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ यानी सिटीज़ और टाउन्स में लोगों को अब पता चल गया था कि कंपनी अब हमें क्रिश्चियन बनाकर ही छोड़ेगी। तो कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, वो भी देखेंगे। जो स्कूल्स खोले गए जहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, वहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया गया, लेकिन जो संस्कृत थी, फारसी थी, अरबिक लैंग्वेज थी या बाकी लैंग्वेज थी उनकी तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा क्या हुआ, इंग्लिश एजुकेशन बढ़ती गई जबकि अपने जो लोकल स्कूल्स थे, पाठशालास थे, ये जहाँ पे ये पंडित्स पढ़ाते थे, जहाँ पे प्रीस्ट्स पढ़ाते थे, जहाँ पे पुजारी पढ़ाते थे, उनके वो बंद किए गए। उन पे उनको कंट्रोल किया गया पूरी तरह से, उन पे टैक्सेस लगाए गए, उनको नॉर्म्स एंड कंडीशंस, उनको टाइम टेबल दिया गया। तो फाइनली आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के अपने स्कूल्स बंद हो गए जिनको हम कहते हैं पाठशालास या मदरसास, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस थे वो प्रोग्रेस करने लगे। तो ये भी एक रीज़न था रिवोल्ट का। यहाँ पे आपको एक पिक्चर में नज़र आएंगे दो सिपाही जो आपस में बात कर रहे हैं। सिपाहीज एक्सचेंज न्यूज़ एंड र्यूमर्स इन द बाज़ार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ये कुछ आपस में बात कर रहे हैं, कुछ मैसेज एक दूसरे को पहुँचा रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, शायद किसी बगावत के बारे में नॉर्थ इंडिया में। तो इन जो ये सोर्सेज है आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा। इनसे आपको पता चलेगा किस तरह से लोग ये फील करने लगे थे कि ब्रिटिश रूल हमारे साथ क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, किस तरह से नए लॉज इम्प्लीमेंट कर रहा है, किस तरह से अब रिवोल्ट की या बगावत होने वाली है, वो देखेंगे कैसे। यहाँ पे इस पिक्चर में गौर से देखिए, रिबल सिपाहीज एट मीरठ अटैक ऑफिसर्स एंटर देयर होम्स एंड सेट फायर टू बिल्डिंग्स। तो जो मीरठ के सोल्जर्स थे, जैसा मैंने पहले ही कहा, जो बगावत थी, जो रिवोल्ट था, ये स्टार्ट हो गया आर्मी की वजह से, और उन्होंने सबसे पहले अटैक किया अपने ऑफिसर्स को, उनकी बिल्डिंग्स को, उनके घरों को, उनके ऑफिस को, टेलीफोन या पोस्टल ऑफिस, तमाम जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिंबल्स थे वहाँ पे अटैक किया। तो ये पेंटिंग आपको वही दिखा रही है। सो म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलन। तो ये टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।